नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पुष्यभूति राजवंश के बारे में है। इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने गुप्त वंश के बारे में जाना था, और गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद एक और वंश आता है जिसे हम पुष्यभूति राजवंश कहते हैं। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुष्यभूति जो वंश था इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, और वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, और इसी के नाम से ये वंश जाना जाता है। देखिए, प्रारंभ में पुष्यभूति जो था ये गुप्तों का सामंत था, यानी कि गुप्त वंश के राजाओं के अधीन में ये आता था। पर जब इसने हुणों को पराजित किया तब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था प्रभाकर वर्धन। इसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली थी, तो आप इसे याद रखिए। प्रभाकर वर्धन जो था इसकी 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ये 2 बेटे थे और ये इसकी बेटी थी। और इसका जो एरिया हुआ करता था ये पूरा एरिया हुआ करता था इस वंश का। बाद में कनिष्क ने इस पूरे उत्तर भारत तक अपने वंश को फैला लिया था। प्रभाकर वर्धन के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जो माता थी वो गुप्त वंश की राजकुमारी थी, महासेन गुप्त। और इसने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्यों जैसे मालवा, उत्तर पश्चिम पंजाब और हुणों के एरिया को अपने राज्य में मिला लिया। हुण जो थी एक जनजाति थी जो मध्य एशिया से आई थी और पंजाब वाले क्षेत्र में ये बसी थी। इसकी मृत्यु जब होती है 604 ईस्वी में, उसके बाद इसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन राजा बनता है। राज्यवर्धन जब राजा बनता है तो ये हर्षवर्धन और राजश्री से बड़ा था। तो इसके काल में एक युद्ध होता है। शशांक जो था इसने राज्यवर्धन पर आक्रमण किया और उसे मार दिया, और इसकी बहन को राजश्री को ये अपने साथ ले गया। उसके बाद हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो ये बहुत धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला इंसान था, और हर्षवर्धन ने एक मन्नत मांगी थी कि राजश्री जो इसकी बहन थी वो सही सलामत मेरे पास आ जाती है तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रयाग में एक भव्य मेले का आयोजन करवाऊंगा, और उस मेले का नाम था कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेले का शुरुआत जो की है वो हर्षवर्धन ने की है, और ये 12 साल में एक बार लगता है। हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है। हर्षवर्धन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो वाण भट्ट का हर्षचरित, हवेन श्यांग की यात्रा विवरण, और ये जो था ये खुद भी एक साहित्यकार था हर्षवर्धन। इसने भी कई सारे साहित्य लिखे हैं, इससे भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शशांक जो था, जो बंगाल का शासक था, वो यहाँ पर रहता था। इसने ही राज्यवर्धन पर हमला किया था। हर्षवर्धन का दूसरा नाम जो था वो था शिलादित्य, और ये महायान बौद्ध धर्म को मानता था और इसने इसे संरक्षण प्रदान किया था। बौद्ध धर्म की शाखा है महायान, उसको ये बहुत मानता था। इसके अलावा ये शिव धर्म को भी मानता था। हर्षवर्धन सैनिक अभियान पर निकलने से पहले रुद्र शिव की आराधना किया करता था, और हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था। इसकी रचनाएं हैं जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 ग्रंथ इसने लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसके राज दरबार में एक कवि रहता था वाण भट्ट। वाण भट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी और शुकनासोपदेश, यानी कि 3 रचनाएं इसने की है। और कादम्बरी की रचना जो की है वो सबसे पहले हर्षवर्धन ने की थी, यानी कि कादम्बरी जो थी वो इसकी प्रेमिका थी, इसके ऊपर इसने किताब लिखी थी। इसका जो शुरू का भाग लिखा था वो हर्षवर्धन ने लिखा था, और जब ये छोड़कर इसे चली गई, और बाकी की जो किताब लिखी थी वो वाण भट्ट जी ने लिखी थी। हवेन सांग जो था एक चीनी यात्री, इसने एक पुस्तक लिखी सीयू की, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हवेन सांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। शाक्य मुनि इसे इसलिए कहते थे क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, और यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत सारी यात्राएं करता था। मालवा के शासक देवगुप्त और गौण शासक शशांक, यानी कि बंगाल में जो शासक रहता था शशांक, इसने कनौज पर अधिकार कर लिया था।
कनौज में गृहवर्धन नाम का एक राजा रहता था, उसको इन्होंने मार दिया और कनौज पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया और कनौज पर अपना अधिकार जमा लिया और इसे अपनी राजधानी भी बना ली थी। हर्षवर्धन को बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेखों में परम महेश्वर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए हवेन सांग जो था इसने ये लिखा है कि हर्षवर्धन ने अपने पड़ोसी राज्यों को हथिया लिया था। दक्षिण भारत के अभिलेखों से भी हमें ये पता चलता है कि इसने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। हर्षवर्धन को चालुक्य रवंश पुलकेश्वर द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में पराजित किया था। यानी कि जो चालुक्य वंश था जो यहाँ पर रहा करता था, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेश्वर द्वितीय यहाँ का शासक था और हर्षवर्धन ने यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, इसे अपनी बाउंड्री लाइन बना ली थी। तो इसे भी आप याद रखिए। हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन के बारे में हम बात करते हैं तो ये राजा के दैवीय सिद्धांत को मानते थे। यानी कि इनका मानना था कि हमें भगवान ने यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा है, हमें प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान ने यहाँ पर शासन करने के लिए आदेश दिया है। तो इस तरीके से ये दैवीय सिद्धांत को मानते थे। जो कादम्बरी पुस्तक थी और हर्षचरित, इसमें इसे ये कहा गया है कि ये प्रजा का रक्षक था, यानी कि प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था, इसलिए इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो गुप्तकालीन व्यवस्था से मिलती थी और राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र में विभाजित किया था। जैसे गुप्त काल में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा होता है राष्ट्र, उसके अंदर आती है भुक्ति यानी कि प्रांत, उसके अंदर आता है विषय यानी कि जिला और ग्राम था सबसे निम्न इकाई। तो इस तरीके से प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको बांटा था। हर्षवर्धन काल के अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। इनके बारे में जानकारी हमें बांसखेड़ा ताम्रलेख, मधुबन ताम्रलेख और पुलकेश्वर द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से भी मिलती है। कर व्यवस्था यानी कि टैक्स व्यवस्था कई प्रकार की थी और इसे कई नामों से जाना जाता था। जैसे भाग हो गया, इसे उपज का हिस्सा कहते थे, यानी कि पूरी जो उपज होगी उस क्षेत्र में उसका 1/6 पार्ट ये अपने पास ले लेते थे। दूसरा था भोग, यानी कि उपकर जो फल फूल और लकड़ियों पर लगता था टैक्स, उसे भोग कहा जाता था। कर यानी कि नियमित राजस्व। प्रस्थ यानी कि अधिकारियों का हिस्सा जो होता था उसे प्रस्थ कहा जाता था। और उद्रंग यानी कि स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर। और ऊपरी कर जो अस्थायी कृषकों पर लगता था और ये पैदावार का 1/6 भाग अपने पास ले लेते थे। धार्मिक मान्यताओं के बारे में हम बात करते हैं तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इस युग में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है, यानी कि बुद्ध की जो उत्पत्ति हुई है वो विष्णु भगवान से ही हुई है, उनका ही अवतार है। इस युग के धार्मिक संप्रदायों में शैव संप्रदाय भी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। इस काल में बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव बढ़ जाता है और इसकी वज्रयान शाखा यहाँ पर आ जाती है। देखिए बुद्ध धर्म की 2 शाखाएं पहले से चली आ रही थी, हीनयान शाखा और महायान शाखा। इसके अलावा वज्रयान शाखा भी आ जाती है। देखिए हीनयान शाखा जो है ये बुद्ध को गुरु की तरह मानती है। ये मानती है कि जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं हम उन पर ही चलेंगे। और जो महायान शाखा है वो बुद्ध को भगवान की तरह मानती है और उसकी पूजा करती है। इसके अलावा वज्रयान शाखा आ जाती है जिसमें तंत्र मंत्र विद्या भी प्रचलन में आ जाती है। और वज्रयान शाखा हमें तिब्बत में भी देखने को मिलती है, तो आप इसे याद रखिए। दक्षिण में शैव संप्रदाय के संतों को न्यनार कहा जाता था और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को देवदेय कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। हर्षवर्धन को सकलोत्रापथनाथ भी कहा जाता था। कुंभ के मेले का इसने आरंभ करवाया था, मैंने आपको पहले बताया। और दक्षिण में एरीपति जो था उसका अर्थ होता था जलाशय की भूमि, यानी कि जो भूमि उपजाऊ होती थी उसको एरीपति के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री ह्वेन सांग इसके शासनकाल में आया था और इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज जो था उस पर यशोवर्मन का शासन होता है। पर ये जो यशोवर्मन था ये इतना शक्तिशाली राजा नहीं था। हर्षवर्धन के मरने के बाद अब उत्तर भारत में कई सारे राजवंश उभरने लग पड़ते हैं।
उत्तर भारत में हमें कई सारे राजवंश देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत में भी राजवंश उभरते हैं, जैसे चेर हो गया, चोल हो गया और पांड्य हो गया। और उत्तर भारत में कनौज जो था उस पे अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार आते हैं। गुर्जर प्रतिहार कनौज पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद राष्ट्रकूट आते हैं जो कनौज पर आक्रमण करते हैं और फिर उसके बाद पाल वंश आता है। तो ये जो 3 वंश थे इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा उत्तर भारत अब छोटे छोटे राजवंशों में बिखरने शुरू हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आएगा कि क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।